प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, आज का विषय है समाज के निर्माण में या समाज के प्रति बुद्धिजीवी वर्ग के दायित्व। विषय बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से ये चर्चा के योग्य है और हमें इस विषय पर गंभीरता से चर्चा करनी भी चाहिए। जब भी समाज में कोई संकट का दौर आता है तो उस समय कोई न कोई मार्गदर्शक होना चाहिए। समाज को एक दिशा देने के लिए हर युग में, हर काल में कोई न कोई मार्गदर्शक रहा है। दूसरे शब्दों में मैं बात करूं, जब भी समाज में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो कोई न कोई एक मार्गदर्शक की भूमिका में आ ही जाता है। या इस विषय पर थोड़ा और गंभीरता के साथ हमें विचार करना है, क्योंकि बिना समाज के मार्गदर्शक के समाज कभी भी एक दिशा तय नहीं कर सकता है। जिस समाज में मार्गदर्शक ना हो तब निश्चित रूप से हमें समझ लेना चाहिए कि वो समाज दिग्भ्रमित होगा, दिशाहीन होगा, वो किसी न किसी का अनुसरण करेगा। जब मैं बौद्ध समाज की बात करूं, बहुजन समाज की बात करूं, इस देश के दबे कुचले लोगों के जीवन की बात करूं, यह समाज हमेशा से अभावग्रस्त रहा और सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण सैकड़ों वर्षों तक गुलामी, लाचारी, बेबसी, दीनता और हीनता की जिंदगी जीता रहा। समाज अभाव में रहा, जुल्मों का शिकार रहा। उन्हीं परिस्थितियों ने समाज को बुद्धिजीवी वर्ग दिए, समाज को नेतृत्वकर्ता दिए। और हम देख सकते हैं बहुजन समाज के पास महापुरुषों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है और महापुरुषों की वो श्रृंखला कोई सामान्य श्रृंखला नहीं है। उस काल और परिस्थिति में उन्होंने समाज को एक दिशा देने की कोशिश की, प्रचलित धारणाओं को बदला और समाज में मान, सम्मान और स्वाभिमान पैदा हो जाए, इसके लिए एक सुसंगठित प्रयास किया। अगर मैं कुछ नाम आपके बीच में रखूं तो आप समझ जाएंगे। जैसे बुद्ध के बाद एक बहुत बड़ा दौर गुजरा जब समाज में कोई मार्गदर्शक नहीं रहा। एक लंबे समय के बाद जैसे कबीर साहब का आना, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का समाज को जगाना, गुरु नानक, दादू, पलटू, ये एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। जो थे तो समाज के पथ प्रदर्शक, लेकिन जानकारी के अभाव में हमने उसे भक्ति काल का नाम दे दिया। आज हम देखते हैं कि चाहे रविदास जी हो, चाहे कबीर साहब हो, सब ने समाज को एक दिशा देने की कोशिश की। उस समय जो अज्ञानता थी, अंधविश्वास था, भेदभाव था, उस सब के विरुद्ध एक खुला विद्रोह किया।
सामाजिक दासता की बेड़ियों को काटने के लिए एक पुरजोर प्रयास किया। उसके बाद हम देखते हैं ज्योतिबा फुले हैं, साहूजी महाराज हैं, सावित्रीबाई फुले हैं। ये दो राया, उन्होंने भी समाज को दिशा देने की कोशिश की। बाद में बाबा साहब आए। बाबा साहब के बाद साहब काशीराम जी आए। इस प्रकार से समय समय पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में समाज का प्रतिनिधित्व और समाज का मार्गदर्शक बन करके समाज को सही दिशा देने का काम महापुरुषों ने किया। मैं बाबा साहब के द्वारा लिखित एक भाषण को, एक संदर्भ को यहां आपके बीच में रख रहा हूं। भाषण का नाम है जाति का संपूर्ण विनाश, जो बाबा साहब ने कांग्रेस के अधिवेशन में, जो लाहौर में होना निश्चित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बाबा साहब को करनी थी, एक अध्यक्ष भाषण के तौर पर उसे तैयार किया था। लेकिन वो सम्मेलन रद्द करना पड़ा और बाबा साहब को बोलने का अवसर नहीं मिला। तो बाबा साहब ने उसे एक पुस्तक के रूप में छपवा दिया। उसमें बाबा साहब ने बुद्धिजीवी वर्ग पर बहुत सुंदर बात कही है। बाबा साहब कहते हैं, प्रत्येक देश में बुद्धिजीवी वर्ग सर्वाधिक प्रभावशाली रहा है। प्रत्येक देश में बुद्धिजीवी वर्ग सर्वाधिक प्रभावशाली रहा है। वह भले ही शासक वर्ग न रहा हो तो भी बुद्धिजीवी वर्ग वह है जो दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है और नेतृत्व प्रदान कर सकता है। तीन बातें: बुद्धिजीवी वर्ग सलाह दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है और नेतृत्व प्रदान कर सकता है। बाबा साहब कहते हैं कि किसी भी देश की अधिकांश जनता विचारशील एवं क्रियाशील नहीं होती। प्राय ऐसे लोग बुद्धिजीवी वर्ग का अनुकरण और अनुगमन ही करते हैं। अधिकांश लोग, उनकी अपनी राय नहीं होती। वो उस समय के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका अनुसरण और अनुगमन ही करते हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी देश का संपूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर करता है। यदि बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार है, स्वतंत्र है और निष्पक्ष है तो उस पर यह भरोसा किया जा सकता है कि संकट की घड़ी में वह पहल करेगा और उचित नेतृत्व प्रदान करेगा। अब बाबा साहब के इस कथन को एक बार फिर दोहरा कर देखें कि किसी भी देश का बुद्धिजीवी वर्ग सबसे प्रभावशाली वर्ग रहता है। प्रभावशाली क्यों? क्योंकि वो भविष्य में देखता है, वर्तमान में जीता है और भूतकाल से सबक सीखता है। अधिकांश जनता जो बुद्धिजीवी नहीं है वो ना तो भविष्य की योजना बनाता है, ना अतीत से कुछ सीखता है और वर्तमान में भी अभावग्रस्त रहता है, दुखों में फंसा रहता है, कर्म कांडों में जकड़ा रहता है, अभाव का जीवन जीता है। तो किसी भी देश का सबसे प्रभावशाली अगर वर्ग कोई है तो वो बुद्धिजीवी वर्ग है। तो बुद्धिजीवी वर्ग दूरदर्शी होता है। इसलिए जो समाज भटक रहा है उसको दिशा देने के काम या पहली जिम्मेदारी अगर कोई है तो बुद्धिजीवी वर्ग की है। तो दूरदर्शी है इसलिए वो सलाह दे सकता है
और नेतृत्व प्रदान कर सकता है। यह ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो सोचना और सलाह देना, ये दो सामान्य बात है। कोई भी व्यक्ति भविष्य के बारे में सोच सकता है, वर्तमान को जानने के लिए चिंतन मनन कर सकता है और सलाह भी दे सकता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह नेतृत्व भी देता है। और आज तक दुनिया में जितनी भी प्रगति हुई है, वो सब विचारशील और क्रियाशील नेतृत्व ने किए हैं। मैं यहां एक संदर्भ आपके बीच में रखना चाहूंगा। ये हेनरी फोर्ड का कथन है कि दुनिया में पढ़े लिखे लोग कुछ नहीं करते, वे बने बनाए मार्ग पर चलते हैं और सुखी रहते हैं। लेकिन पूरे विश्व की तरक्की कुछ लोगों पर निर्भर करती है। बुद्धिमान लोग कुछ नहीं करते, वे बने बनाए मार्ग पर चलते हैं, परंतु कुछ ही मुट्ठी भर लोग हैं जो निरंतर समाज को गति देने का काम करते हैं, समाज को नेतृत्व देते हैं, और पूरी दुनिया की तरक्की उन्हीं लोगों पर निर्भर करती है। करोड़ों अरबों लोगों के दुनिया में चंद लोग होते हैं जो क्रियाशील होते हैं, गतिशील होते हैं, समाज को नेतृत्व देते हैं, और पूरी दुनिया का विकास तरक्की उन्हीं पर निर्भर करती है। तो तरक्की के लिए दूरदर्शी होना, सलाह देना और नेतृत्व प्रदान करना आवश्यक है। तो कोई भी समाज अगर प्रगतिशील है, गतिशील है, तो इस शब्द को फिर समझना पड़ेगा। किसी भी समाज की प्रगति उस समाज की गतिशीलता पर निर्भर करती है, और गतिशीलता नेतृत्व पर निर्भर करती है। नेतृत्व की दूरदर्शिता उसे लक्ष्य पर केंद्रित करती है। नेतृत्वकर्ता की सलाह लोगों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका में काम करती है, और यह सब जो करता है उसे बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है। जब मैं वर्तमान संदर्भ में इस बात को देखता हूं, तो हमने एक भ्रम की स्थिति पैदा कर ली है। हम सोचते हैं कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो शिक्षित है, वही बुद्धिजीवी है। जैसे कोई व्यक्ति बीए, एमए, पीएचडी करने के बाद सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करने के बाद कोई प्रोफेसर लगता है, हम उसे बुद्धिजीवी मान लेते हैं। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई मास्टर बनता है, कोई प्रिंसिपल बनता है, बैंक मैनेजर बनता है, अधिकारी बनता है, हम उसको अक्सर बुद्धिजीवी मानते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो ज्ञानवान व्यक्ति हो सकता है, अपने विषय का ज्ञाता हो सकता है। यदि वह दूरदर्शी नहीं है, यदि वह समाज को दिशा देने में सक्षम नहीं है और नेतृत्व को देने की क्षमता नहीं रखता है, तो उसे बुद्धिजीवी नहीं कहा जा सकता। आज हमारे समाज में हम देखते हैं कि शिक्षित तो हैं, लेकिन बुद्धिजीवी नहीं है। शिक्षा के बाद जो उनमें नेतृत्वकर्ता का भाव आना चाहिए था, वो नेतृत्वकर्ता का भाव स्वार्थ में परिलक्षित होकर के
व्यक्तिगत हितों की साधना में लग गया। जिन लोगों से बाबा साहब उम्मीद करते थे, जिन लोगों के लिए बाबा साहब ने अपने जीवन के तमाम सुख सुविधाओं की आहुति दी, त्याग कर दिया, उनके परिश्रम और बनाए कानून से एक शिक्षित वर्ग तैयार हुआ। लेकिन आज वो शिक्षित वर्ग किसी और के दिशा निर्देशन में काम करता है। समाज में वह अपनी भूमिका से विमुख हो चुका है। आज हम देखते हैं कि समाज में एक बहुत बड़ा संकट आ गया। आज देश में नेतृत्वहीनता है। राजनीतिक क्षेत्र में जरूर थोड़ी सी चेतना नजर आती है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र तो पूरी तरह से मर चुका है। और धार्मिक क्षेत्र तो यहां अभी उसकी शुरुआत भी नहीं हुई है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बहुत ही कटु बात बोल रहा हूं। हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि ये तो समाज के सभी लोगों की भूमिका को नकारने की कुचेष्टा है। सोचने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, हम इस बात को समझना चाहिए। बाबा साहब लिखते हैं कि किसी भी देश की जनता अधिकांश अपना मार्ग खुद नहीं तलाशती, वह प्राय बुद्धिजीवी वर्ग का अनुकरण और अनुगमन ही करती है। अगर हम भारत देश की बात करें, भारत देश में 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, तो समाज को दिशा देने वाले लोग कितने होने चाहिए? अगर सामयिक विषयों पर, वर्तमान विषयों पर चर्चा करने की बात करें, लोगों को सही मार्गदर्शन करने की बात करें, तो हम देखते हैं कि देश में मीडिया मर चुका है। तो मीडिया मरने का मतलब है बुद्धिजीवी वर्ग मर चुका है। कुछ लोगों के दम पर ही देश की पत्रकारिता जिंदा है, जो सही विजन हमें देती है। मैं साहित्य के क्षेत्र में बात करूं, बाबा साहब के बाद साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा शून्य सा आ गया। लोगों ने पुस्तकें तो लिखी हैं, लेकिन नया विचार किसी ने नहीं दिया। पुरानी पुस्तकों के कट और पेस्ट करके हमने अपना साहित्य रच दिया। वो ईमानदार साहित्य नहीं है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बाबा साहब कहते हैं, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी भी देश का संपूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर करता है। बाबा साहब को भी उम्मीद थी कि हमारा बुद्धिजीवी वर्ग तैयार होगा, लेकिन यहां हम देख रहे हैं बुद्धिजीवी तो बहुत है, वो वर्ग नहीं बना है। एक बुद्धिजीवी और एक बुद्धिजीवी वर्ग में बहुत बड़ा अंतर है। कोई भी एक व्यक्ति बुद्धिजीवी हो सकता है, हजारों व्यक्ति बुद्धिजीवी हो सकते हैं, लाखों व्यक्ति बुद्धिजीवी हो सकते हैं, लेकिन जब वो बुद्धिजीवी लोग मिल करके किसी समस्या के समाधान के लिए वो नेतृत्व देने की पहल करते हैं, समाज को दिशा देने की बात करते हैं, समाज को सलाह देते हैं, तब समाज उनका अनुसरण और अनुगमन करने लगता है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि बुद्धिजीवी वर्ग ही समाज का नेतृत्व करता है। बुद्धिजीवी वर्ग समाज में आने वाले खतरों के प्रति समाज को आगाह करता है। इसलिए पूरे देश का भविष्य बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर करता है। लेकिन साथ में कंडीशन भी है, शर्त भी है। यदि बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार है,
स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। देखिए, बाबा साहब का लिखा एक एक शब्द हमारे लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। बुद्धिजीवी वर्ग का ईमानदार होना, स्वतंत्र होना, निष्पक्ष होना नितांत आवश्यक है। अगर बुद्धिजीवी वर्ग है, स्वतंत्र निष्पक्ष है और ईमानदार है, तो उस पर यह भरोसा किया जा सकता है कि संकट की घड़ी में वह नेतृत्व प्रदान करेगा। तो आज मैं देख रहा हूं चारों ओर क्राइसिस है। राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ा क्राइसिस है, सामाजिक क्षेत्र में भी क्राइसिस है, धर्म के क्षेत्र में भी क्राइसिस है। क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार नहीं है, स्वतंत्र नहीं है और निष्पक्ष नहीं है। वर्तमान समय में हमें बहुत सारे मुद्दे पर काम करना था। उदाहरण के लिए बात करूं, उत्तर प्रदेश में लगभग 27,000 स्कूल बंद कर दिए गए। पूरे देश में 90,000 स्कूल बंद कर दिए गए। सरल शब्दों में 1 लाख स्कूल। जिस देश की कुल आबादी, जिस देश में कुल गांव 6 लाख हो, उसमें से 1 लाख स्कूलों का बंद हो जाना एक बहुत बड़ी त्रासदी की ओर इशारा करता है। स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षा प्रभावित हो रही है, शिक्षा की गुणवत्ता गिर रही है, शिक्षा महंगी हो रही है। हर बुद्धिजीवी वर्ग आंखें बंद करके अपने बच्चों को शिक्षित बनाने के प्रयास में जुटा हुआ है। लेकिन इस महंगाई के दौर में, इस निजीकरण के दौर में गरीब आदमी अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? एक साधनहीन व्यक्ति अपने बच्चों को कैसे मुकाम तक पहुंचाएगा? इस बात की चिंतन करने के लिए देश के बुद्धिजीवियों के पास कोई समय नहीं। राजनीतिक क्षेत्र में क्या घटनाएं घट रही हैं? जो आज संकट बिहार में है वो कल हरियाणा में भी होगा, वो उत्तर प्रदेश में भी होगा। तब हम क्या करेंगे? आग लगने के बाद कुआं खोदने के प्रयास करने का अर्थ है सब कुछ गवा देना। हम लोगों को 70 वर्ष का समय मिला है। हम लोगों को ज्ञान की दलील से पार करके बुद्धिजीवी वर्ग में शामिल होने का अवसर मिला, लेकिन हम एक एक अवसर को गवाते चले गए। ज्ञान जो हमें बुद्धिजीवी बनाने के लिए तत्पर था, उसे पहले ही हम धन के लोभ में ज्ञान से वंचित हो गए। आज व्यक्तिगत तौर पर लाखों लोग बुद्धिजीवी हैं। व्यक्तिगत तौर पर बुद्धिजीवियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन समाज के प्रति उनकी उदासीनता और नेतृत्व देने के साहस का नहीं होना, ये बताता है कि हमारा बुद्धिजीवी नहीं है। तो बुद्धिजीवी वर्ग बनने की बात तो शुरू ही नहीं हो सकती। तो सीधे और सरल शब्दों में आज समाज पतन की ओर जा रहा है। शराब का बहुत बड़ा प्रवेश युवा पीढ़ी में हो चुका है। आर्थिक क्राइसिस से समाज गुजर रहा है। बाबा साहब ने बौद्ध बनने के लिए हमें कहा, आदेश किया, लेकिन हम लोग ना तो बाबा साहब को समझ पाए, ना उनके आदेश को समझ पाए,
और ना उनकी भावनाओं को समझ पाए। अन्यथा तो क्या होता, बाबा साहब के दीक्षा लेने के बाद उस समय हजारों की संख्या में बुद्धिजीवी लोग थे, लेकिन मैंने अभी कहा कि हमारा बुद्धिजीवी व्यक्ति तो है, वो वर्ग नहीं बना। वर्ग बनने का अर्थ है उसमें गुणात्मक बढ़ोतरी होना। 10, 20, 50 लोग मिलते हैं तब एक वर्ग बनता है, एक समूह बनता है। उस समूह में ये सब तलाश करना आसान था कि वो कौन ईमानदार है, कौन स्वतंत्र है और कौन निष्पक्ष है। लेकिन ये काम बाबा साहब के सामने भी नहीं हुआ, और बाबा साहब के जाने के बाद भी हमारी तीसरी पीढ़ी को अधिकार मिला है, लेकिन हम समाज के प्रति ना तो ईमानदार रह पाए, ना हम स्वतंत्र रह पाए, और ना ही हम निष्पक्ष बन पाए। इसका सबसे बड़ा कारण यह कि बुद्धिजीवी वर्ग को पता ही नहीं कि वो बुद्धिजीवी है। अन्यथा तो आज हम देखते हैं समाज में संगठनों की बाढ़ आई हुई है। जिसकी समझ में कुछ बात आती है वो सबसे पहला काम संगठन बनाना ही करता है। तो आज बुद्धिजीवी वर्ग धन बटोरने में, पद प्रतिष्ठा के लोभ में, संगठन बनाने में और रिटायरमेंट के बाद भी शासन के साथ चिपक करके बड़े लोभ के साथ काम कर रहा है। एक बेचारा गरीब व्यक्ति, एक गरीब वर्ग जिसे कदम कदम पर नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हम उनके लिए कोई काम नहीं कर पा रहे। हम बच्चों की शिक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं कर पा रहे। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। बाबा साहब के अनुयायियों का एक बहुत बड़ा वर्ग जाने अनजाने में दूसरे धर्म की व्यवस्था का पोषण कर रहा है। हम जान करके भी इसको ठीक नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूं देश में संकट है, धार्मिक सत्ता का संकट, आर्थिक सत्ता का संकट, धार्मिक सत्ता का संकट और राजनीतिक सत्ता तो ज्यादा स्थायी नहीं है। तो हम कैसे लोगों को जोड़ें? अगर हम इस बात को ठीक से समझ लें, बुद्धिजीवी और बुद्धिजीवी वर्ग में अंतर क्या है इसको समझ ले, तो फिर बात और आसान हो जाएगी। बाबा साहब ने कहा था, लो एम इज ए क्राइम, छोटा लक्ष्य अपराध है, हमें छोटे लक्ष्य से बचना चाहिए। अब ये बहुत गूढ़ ज्ञान नहीं है, ये सामान्य तौर पर कही हुई एक बात, सामान्य बात है कि लो एम इज ए क्राइम, छोटा लक्ष्य अपराध है, हमें अपराध नहीं करना चाहिए। बाबा साहब यही समझाना चाहते थे। लेकिन आज हम देखते हैं हर बुद्धिजीवी व्यक्ति छोटा ही काम करता है, और छोटे काम में वो अपनी बड़ी प्रशस्ति भी चाहता है, और बड़ी प्रशस्ति के लिए उसे अपनों से ही संघर्ष करना पड़ता है। कहां तो बुद्धिजीवी वर्ग को समाज को दिशा देने का काम करना चाहिए था, स्वतंत्र और निष्पक्ष रह करके, और कहां वो एक विशेष वर्ग जिसका दायित्व समाज को दिशा देने का था, और वो स्वयं दिशाहीन होकर के आगे भटक रहा है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं बुद्धिजीवी वर्ग जरूरी नहीं है कि वो जनता के कल्याण के लिए काम करे। बुद्धिजीवी वर्ग हो सकता है कि धूर्त हो, मक्कार हो, तो जनता का शोषण भी कर सकता है। जैसे आज जो भी राजनीतिक क्षेत्र में निर्णय लिए जा रहे हैं, वो निर्णय कोई आम आदमी नहीं लेता, देश का बुद्धिजीवी वर्ग लेता है। लेकिन वो बुद्धिजीवी वर्ग निरंतर और निरंतर समाज को धोखा देने का काम कर रहा है, क्योंकि समाज का कोई दर्शन नहीं होता। समाज तो अपने नेतृत्व पर भरोसा करके चलता है।
तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। आज राजनीतिक क्राइसिस है, आज धार्मिक क्राइसिस है, आज सामाजिक क्राइसिस है। तो हमें अपना मूल्यांकन खुद करना होगा। हमें खुद से पूछना होगा कि क्या मैं बुद्धिजीवी हूं? क्या मैं इस संकट की घड़ी में लोगों का जीवन बचा सकता हूं? क्या इस संकट की घड़ी में मैं कुछ काम आ सकता हूं? तब समझ में आएगा कि वास्तव में बुद्धिजीवी वर्ग का क्या काम क्या था। लेकिन मैं भी ये बात निराशा के साथ कहकर के समाप्त करूंगा कि बाबा साहब को बहुत सारी अपेक्षाएं थी पढ़े लिखे व्यक्ति से, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति पेटू कलर बन गया। बाबा साहब की अपेक्षाएं धूमिल हो गई, और धूमिल भी इतनी हुई कि बाबा साहब के सिद्धांतों को हमने मार्गदर्शन के रूप में नहीं देखा। और उसकी परिणति यह है कि लाखों लाखों संगठन बन रहे हैं और समाज संगठित नहीं हो रहा। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हजारों संगठन बन रहे हैं, हर रोज बन रहे हैं समाज को संगठित करने के लिए, लेकिन समाज में संगठन नहीं दिखता। तो हमें संगठनकर्ताओं को बुद्धिजीवी रूप में नहीं देखना। संगठनकर्ता एक संगठन के लिए काम करता है, और बुद्धिजीवी पूरी मानवता के कल्याण के लिए काम करता है। तो मैं समझता हूं जितने भी श्रोता मेरे भाषण को पढ़ना चाहिए, जाति का संपूर्ण विनाश, और इसको समझ करके हम संगठन बनाने की प्रक्रिया से बाहर निकल करके समाज को संगठित करने के काम में हमें लग जाना चाहिए। और समाज को किस बात की आवश्यकता है, हमें उस विषय पर समाज का मार्गदर्शन करना चाहिए। और मैं फिर कहना चाहूंगा, ये काम कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। बुद्धिजीवियों को एक बुद्धिजीवी वर्ग बनकर के काम करना चाहिए। अगर बुद्धिजीवी वर्ग आज समाज को नेतृत्व दे रहा होता तो सरकार के सामने समाज एक चुनौती बन के खड़ा हो जाता। अगर बुद्धिजीवी वर्ग निर्भय रहता, निडर होता, तो समाज अपना भविष्य सुरक्षित रूप में देखता। समाज अपने नेतृत्वकर्ताओं पर भरोसा करता। लेकिन नेतृत्वकर्ता ईमानदार नहीं है, स्वतंत्र नहीं है और निष्पक्ष नहीं है, और वही स्वार्थ के वशीभूत होकर के काम करता है, तो उसकी सलाह के भी कोई मायने नहीं है। नेता तो समाज में बहुत हैं, लेकिन कोई मार्गदर्शक नहीं है। विद्वान तो हजारों हजारों हैं, लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष ईमानदार नेतृत्व तो नहीं है। ऐसे में मैं समझता हूं कि बाबा साहब का कथन भी आज उपेक्षा का शिकार हो रहा है। जितने भी श्रोता आज गूगल मीट से जुड़े हैं, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि बाबा साहब का यह भाषण जाति का संपूर्ण विनाश हमें बार बार पढ़ना चाहिए। मैंने ज्यादा उदाहरण इसमें से नहीं दिए हैं, बात बहुत सारी है। मैं चाहता था कि मेरा वक्तव्य सिर्फ और सिर्फ बुद्धिजीवियों पर केंद्रित रहे, तो अंत में इतना कह रहा हूं, बुद्धिजीवी वर्ग के लिए ये एक दायित्व है कि वो पहले वर्ग बने और समाज को संगठित करते हुए ईमानदारी, स्वतंत्रता और न्याय की कसौटी के साथ समाज को नेतृत्व दे। समाज जिस दिशा में आगे बढ़ता है, सरकारें उनके पीछे दौड़ने लगती हैं, और जब समाज दिशाहीन हो जाता है तो सरकार उसे और भटकाने का काम करती है। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि आप इस ग्रंथ को पढ़ेंगे और अपनी भूमिका को समझ पाएंगे, क्योंकि आज समाज संकट के दौर से गुजर रहा है। धार्मिकता का संकट बड़े पैमाने पर दिख रहा है।
आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकट के दौर से हम फिर गुजर रहे हैं। भले ही देश को आजाद हुए 75 वर्ष से ज्यादा हो गया, आज भी हम शैशव काल में जी रहे हैं। निश्चित रूप से ये पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों की कमजोरी थी कि वो ना तो स्वतंत्र रह सके, ना ईमानदार रह सके और न ही निष्पक्ष रह सके। तो बस आज के इस विषय पर मैं इतना ही कहकर अपनी बात को विराम देता हूं कि आप बुद्धिजीवी हैं तो अपनी भूमिका के बारे में जरूर सोचिएगा। भवतु